सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला आप यूजुअली 3D में पढ़ते थे, 2D में भी पढ़ते थे, 3D में भी क्लास 10th और 11th में। यहाँ वेक्टर में सिमिलर टाइप का सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो देख लेना एक बार किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लो, जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, तो ये है सेक्शन फॉर्मूला। तो आपको ये ध्यान होगा, इंटरनली एक्सटर्नली दो सिचुएशंस में होता है सेक्शन फॉर्मूला। अगर लाइन की बात की जाए, अगर ये मान लो एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर पॉइंट ए बी है और उसके बीच में कोई पॉइंट सी आ रहा है, तो बीच वाला पॉइंट इन दोनों के बीच का अगर उसको ms/n के रेशियो में डिवाइड करा तो इंटरनल पॉइंट कहा जाएगा। और वहीं अगर मान लो ये पॉइंट सी इसको एक्सटेंड करने पे आगे कहीं आ रहा है, तो वो एक्सटर्नल पॉइंट कहा जाएगा। सेम चीज वेक्टर में भी अप्लाई होती है। मान लो आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर पी क्यू, ठीक है, डायरेक्टेड फ्रॉम पी टू क्यू। इस वेक्टर के बीच में अगर कोई पॉइंट आर आ रहा है इंटरनली, जो कि इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इन दैट केस आप इस पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर, जिससे आप स्मॉल वेक्टर आर से डिनोट कर रहे हैं, वो निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला इंटरनली के केस में होगा वेक्टर आर इज इक्वल टू m वेक्टर a प्लस n वेक्टर b, m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a अपॉन m प्लस n, ठीक है। और सिमिलरली डिनोमिनेटर में वो m प्लस n हो जाएगा, और दूसरे वाले केस में, एक्सटर्नली वाले केस में वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। यहां पर b और a क्या है ये भी समझ लो। b जो है वो पॉइंट q का, टर्मिनल पॉइंट का क्या है, पोजीशन वेक्टर, और वेक्टर a क्या है, इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ये क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन कर ले इस पे बेस्ड, हटा दो उसको, मैं नोट कर लो एक बार। वैसे इसके क्वेश्चन बहुत कम है, एक दो ही क्वेश्चंस हैं पूरी एनसीईआरटी में, और आता भी बहुत कम है एग्जाम में। हटा दो इसको फिर मैं। चलो अब लेते हैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन जो पिछली क्लास में छूट गया था।
तो ये है वो क्वेश्चन। यहां पर लिखा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर which divides the line joining the 2 points P and Q whose position vectors are vector A and vector B आपको given है। तो यहां पर ये हो गया आपका वेक्टर A और ये हो गया आपका वेक्टर B, और आपको बोल रहा है कि इन दोनों वेक्टर के बीच में आने वाला जो पॉइंट है, पॉइंट R, वो इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1 के रेशियो में। तो यहां पर आपको m:n की वैल्यू दी हुई है। इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों केसेस में आपको उसका पोजीशन वेक्टर का निकालना है। तो क्या होता है पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला इंटरनली के केस में, जो जस्ट अभी आपने लिखा है? बताओ। m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a अपॉन m प्लस n। ये वैल्यू पुट करो और कैलकुलेट करके दिखाओ ये पोजीशन वेक्टर क्या आएगा। हेलो, हाँ क्या किया फॉर्मूला? तो क्या आ रहा है बताओ यहां पर? ये 2 इंटू वेक्टर बी माइनस आई प्लस जे, दो सबका सेम आ रहा है, प्लस 2j माइनस के डिवाइडेड बाय 2 + 1, ऐसा ही किया होगा। तो ये -2 + 1 मतलब ये आई माइनस आई कैप, ठीक है। 2j + 2j मतलब 4j कैप, और 2k माइनस के मतलब प्लस k कैप अपॉन 3। चेक करो ये आ रहा है क्या? सेम आ गया। अब एक्सटर्नली के केस में बस क्या चेंज हो जाएगा, यहां पर प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस। तो करो, अप्लाई करो फॉर्मूला, और एक्सटर्नली के केस में भी उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल के बताओ। तो यहां डिनोमिनेटर में माइनस हो जाएगा, -1 आ जाएगा। न्यूमरेटर में ये -2 और -1 मतलब -3। हाँ, और क्या आ रहा है? और जे वाला टर्म हट जाएगा, और 2k और प्लस k मतलब 3k क्या? ठीक है। -3i कैप प्लस 3k कैप, है ना। और नीचे वाला माइनस जब ऊपर चला जाएगा तो ये 3i कैप -3k कैप ये आ जाएगा। चेक कर लो सबका आ गया क्या ये दोनों आंसर्स? और कौन सा क्वेश्चन खुशबू हो गया वो क्लियर? एग्जाम्पल बन जाएगा ना। चलो अब आते लास्ट दो क्वेश्चंस जो हमारे एमसीक्यूज बचे थे, एक बार वो डिस्कस कर लेते। लक्ष्य, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अब ये क्वेश्चन नंबर 18 एक बार देख लो क्या लिखा हुआ है। इन ट्राइंगल एबीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो आपको ट्राइंगल एबीसी दिख रहा है, यहां पर क्या लगेगा? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो ट्राइंगल का होता है। तो यहां पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से वेक्टर ए बी जो है प्लस वेक्टर बी सी, ये किसके इक्वल आएगा? वेक्टर ए सी के इक्वल आएगा। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसमें पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो फर्स्ट वाला ट्रू है या नहीं? तो देखो अगर मैं इस AC को यहां भेजता हूं तो ये क्या हो जाएगा? -AC। तो वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC, और ये क्या हो गया? माइनस वेक्टर AC इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। अब अगर इसका इनिशियल टर्मिनल पॉइंट चेंज कर देंगे तो साइन बदल जाएगा। तो मतलब वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CA इज इक्वल्स टू क्या होगा? नल वेक्टर होगा। तो ये फर्स्ट वाला तो ट्रू है। क्या ये क्लियर हो गया? सेकंड वाला ट्रू है क्या? तो देखो सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारे पास यहीं आ गया था, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है। AB प्लस BC माइनस AC। थर्ड वाला ट्रू है क्या? AB प्लस BC, और यहां पर क्या है? -CA, लेकिन क्या आना चाहिए? +CA। तो ये नॉट ट्रू। ये वाला ट्रू है कि नहीं है देख लो। ये वाला भी ट्रू है, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट में BC को क्या कर दो? -CB कर दो। तो ये भी ट्रू है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि पूछा है विच वन इज नॉट ट्रू। क्या ये क्लियर हो गया सबको?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर किन्हें कहा जाता है? जो एक ही लाइन के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। एक दूसरा तरीका ये है उसके समझने का कि उसके जो रेशियोज हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। मैंने लिखवाया था पिछली क्लास में, याद होगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। एक और तरीका इसको समझने का कि मान लो अगर एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। समझ में आ रहा है? मतलब वो सेम प्रोपोर्शन में होगा। तो यहां पर कौन कौन सा ऑप्शन इसमें बोल रहा है, कौन सा इनकरेक्ट है? तो पहला वाला जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्या ये समझ में आ गया? नहीं आया तो और डिटेल में बताऊं एक बार 2 मिनट में, ताकि फंडामेंटल क्लियर हो जाए। तो फंडामेंटल क्लियर करने के लिए देखो, वेक्टर बी के जो कंपोनेंट है ना, उसको मान लो वो A2i, वो है A2i प्लस B2j प्लस C2k, ये है वेक्टर बी, दैट इज इक्वल टू लैम्डा। और वेक्टर ए के कंपोनेंट क्या होंगे, A1i प्लस B1j प्लस C1k, ऐसा ही होगा। क्या ये क्लियर हो गया? अब वेक्टर के जो इक्वल, अंशिका यहाँ सामने, जो इक्वालिटी ऑफ वेक्टर का कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग कौन से दो चीजें आपस में इक्वल होंगी, यहां का जो आई वाला कोफिशिएंट और यहां का जो आई वाला कोफिशिएंट है। मतलब A2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ A1। क्या ये समझ में आ गया? इसका मतलब A2/A1 की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा। क्या ये क्लियर हो गया? वैसे ही ये वाला पार्ट किसके इक्वल होगा, लैम्डा B1 के। तो B2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, लैम्डा B1। इसका मतलब B2/B1 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, लैम्डा। सिमिलर वे में C2/C1 की वैल्यू भी कितनी आएगी, लैम्डा। तो A2/A1, B2/B1 और C2/C1 तीनों क्या आ रहा है, लैम्डा की इक्वल। मतलब तीनों क्या रहा है, आपस में इक्वल है, तीनों का रेशियो। दैट्स व्हाई ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल। क्या ये समझ में आ गया? अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल है तो चाहे ऐसा समझो या ये वाला कंसेप्ट समझो, दोनों का मतलब सेम है। अब ये वाला बताओ, ऑप्शन बी क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? इस कंडीशन में वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या आ रहा है, इक्वल। मतलब लैम्डा की जगह पे क्या आएगा, या तो +1 या फिर क्या आ जाएगा, -1। तो रेशियो तो सेम ही आएगा ना। अगर मैं लैम्डा को +1 लेता हूं तो भी वो रेशियो 1 आ रहा है सबका, -1 लेता हूं तो भी वो रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो रेशियो तो सेम है, बस फर्क क्या है, दो कंडीशन। एक में वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी क्या है, सेम। एक कंडीशन जब वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, सॉरी मैं उल्टा, हाँ सही बोल रहा हूं ना, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। क्या ये समझ में आ गया? तो अपोजिट है तो भी तो वो पैरेलल है ना दोनों वेक्टर, तो इसलिए ऑप्शन बी भी सही होगा। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, the respective components of A and B, components of A and B मतलब A1 A2 B1 B2 की बात कर रहे हैं, are not proportional, वो proportional नहीं होने चाहिए। तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है। तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। तो कौन सा इनकरेक्ट होगा, ऑप्शन सी जो है इनकरेक्ट होगा। इसमें क्या बोला है लास्ट ऑप्शन में, बोथ वेक्टर्स A and B have same direction but different magnitudes। तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो सकता है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, ये भी सही है, ट्रू है, पैरेलल होंगे इस सिचुएशन में भी। तो कौन सी कंडीशन में वेक्टर्स जो है कोलिनियर नहीं होंगे, ऑप्शन सी वाली कंडीशन में। क्या ये क्लियर? देखो एक्चुअली क्या बोल रहा है इसमें, क्योंकि वो जनरल हमेशा ट्रू नहीं होता ना सर, बनी रेशियो दोनों। which of the following, अच्छा which of the following is incorrect, which of the following are incorrect? जरूरी नहीं रेशियो हमेशा +1 या -। एक्चुअली ये देखो ये बात है कि कोलिनियर होने के लिए ये वाली कंडीशन मस्ट है, ये बोल सकते हो।
ये वाली कंडीशन स्पेसिफिक कंडीशन है, इसमें वेक्टर पैरेलल होंगे लेकिन सिर्फ इस कंडीशन में पैरेलल होंगे, ये बोलना गलत है। तो क्वेश्चन पढ़ने मतलब ये कंडीशन पैरेलल की तो कंडीशन है ना, पैरेलल होते हैं इसमें, लेकिन क्या है सिर्फ यही कंडीशन फॉलो करना ये जरूरी नहीं है। डी के लिए भी हाँ अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर वेक्टर्स। नहीं यार, ये ऑप्शन सी ही सही होगा इसका। सुनो, इसने ये तो नहीं बोला ना कि कौन सी कंडीशन है ए और बी के कोलिनियर होने की। इसमें बोल रहा है इफ ए एंड बी आर कोलिनियर देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। अगर ये कोलिनियर है तो सेकंड कंडीशन में कोलिनियर तो होंगे ना दोनों। ये वाला क्वेश्चन का ना आंसर गलत है एक्चुअली, और अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर है। एडिशन में मैं बता रहा हूं, ये कौन सा एडिशन है? न्यू एडिशन। पुराने एडिशन में देखो क्या लिखा है, बीसीडी है सर, उसमें भी बीसीडी दिया। 10.2 का है ना ये, 19 सेकेंड पार्ट। चलो ठीक है, देखो अब क्या है ना, वो क्वेश्चन को देखने का अलग अलग तरीका है। इसमें जैसे ये बोल रहा है ना, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है, तो इस कंडीशन में वो कोलिनियर होंगे, लेकिन हर दो वेक्टर जो ये कंडीशन फॉलो करें, ठीक है, वो कोलिनियर होंगे ऐसा जरूरी नहीं ना, अदर देन दिस भी कोलिनियर होते। तो अगर बाय द डेफिनेशन बोल रहे हो तो ये वाला आंसर सही है, बाय द डेफिनेशन की ये वाले कंडीशन में कोलिनियर होंगे, बाकी तीनों कंडीशन में हर बार कोलिनियर नहीं होंगे, ये वाली चीज है। ठीक है, एक बार डिस्कस करेंगे फिर भी हम बाद में कभी इसके ऊपर। ठीक है, इसको मार्क करके रखना, ध्यान दें। चलो नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट जो ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स है। तो हेडिंग डालो, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो देखो, दो वेक्टर्स अगर हैं, मान लो एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो इनके दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। पहला तो होता है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं तो एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं मिलती। और इसी को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर डॉट का सिंबल यूज करते हैं दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए, जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। जो दूसरे टाइप का प्रोडक्ट होता है उसे कहा जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि जो रिजल्टिंग क्वांटिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं और इसको सिंबॉलिकली ऐसे डिनोट किया जाता है ए क्रॉस बी। तो पहले हम डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो नोट डाउन कर लो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ए डॉट बी ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है, इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। हाँ, वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, और थीटा अगर 90 है तो कॉस 90 कितना होता है 0।
तो उस सिचुएशन में ए डॉट बी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसी से रिलेटेड कंसेप्ट देखो, यहां पर ध्यान देना, वेक्टर ए को ना मैं हमेशा उसके कंपोनेंट को a1i प्लस b1j प्लस c1k से रिप्रेजेंट करता हूं, और वेक्टर बी के कंपोनेंट को a2i प्लस b2j प्लस c2k से रिप्रेजेंट करता हूं। ये क्लियर हो गया। तो जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं ए और बी का, तो ए डॉट बी जब निकालते हैं, तो अगर उसके कंपोनेंट दिए रहते हैं तो डॉट प्रोडक्ट निकालने में क्या होता है, आई और आई वाले कंपोनेंट मल्टीप्लाई होते हैं। तो a1 किससे मल्टीप्लाई होगा, a2 से, तो ये बनेगा a1 a2। b1 किससे मल्टीप्लाई होगा, b2 से, तो b1 b2, और वैसे ही क्या हो जाएगा, c1 c2। तो अगर आपको कंपोनेंट दिए हुए हैं तो आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट। अब मेरा एक क्वेश्चन है, ये बताओ कि a1 सिर्फ a2 से क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, a1 b2 से क्यों मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, c2 से क्यों मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। करेक्ट, क्योंकि a1 i कैप है और यहाँ b2 j कैप है, i और j दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है, दैट्स व्हाई उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए इस तरीके से निकलता है। ठीक है, अब हमने ये वाली जो कंडीशन देखी ना, a डॉट b 0 होता है अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट भी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू उस सिचुएशन में कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये किसके इक्वल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया। ओके, अब इसी कंसेप्ट से ये निकला है कि आई डॉट आई जब हम लेते हैं, आई डॉट आई जब हम लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई, क्योंकि यहाँ थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, और आई कैप यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, इसलिए आई डॉट आई की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाती है, 1। सिमिलर वे में जे डॉट जे और के डॉट के, इन सब की वैल्यू भी कितनी हो जाती है, 1। क्या ये क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट नोट पॉइंट रखना, लिखना, इफ थीटा इज इक्वल्स टू पाई, थीटा इज इक्वल टू पाई मतलब कि मान लो एक वेक्टर ए है और दूसरा वाला वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब माइनस वेक्टर ए, इस टाइप का है, तो उस सिचुएशन में जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, अभी मैं दो अलग अलग वेक्टर मान लेता हूं, दोनों के बीच में पाई रेडियन का एंगल बन रहा है, मतलब 180 डिग्री बन रहा है, तो बताओ उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस पाई। तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 180 कितना होता है, -1, तो ये हो जाएगा माइनस। क्या ये समझ में आ गया सबको। तो ये चीज ध्यान रखना, तीनों अलग अलग सिचुएशन में एंगल्स में क्या क्या डॉट प्रोडक्ट में चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हमें कोई भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो उसके लिए भी हम ये डॉट प्रोडक्ट का ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हाँ, तो बताओ एंगल कैसे निकलेगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। समझ में आ गया ये चीज। और फिर जो भी यहां पर वैल्यू आएगी उसका कॉस इनवर्स ले लेना, आपको दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कम्यूटेटिविटी। तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, इसका मतलब ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों क्या होता है, सेम होता है।
ओके, तो ये डॉट प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके इंपॉर्टेंट रूल समझ में आ गए। अब एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको नोट करो और मुझे उसका आंसर बताओ। क्वेश्चन है, लेट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप and vector b is equals to minus 2 I cap plus j cap plus k cap. Find the angle between these two vectors. दिख रहा है नहीं दिख रहा है? Find the angle between these two vectors. वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है, आपको इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? सिंपली ये फॉर्मूला। पहले आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट, फिर दोनों का मैग्नीट्यूड लोगे और उसके फॉर्मूले में पुट कर दोगे। क्या हुआ पीहू, बताओ। कुछ बताओ इसमें। सबसे पहले यहां पर ए डॉट बी निकालो। ए डॉट बी निकल गया क्या? कितना आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट? -2। इन दोनों का प्रोडक्ट +2। इन दोनों का प्रोडक्ट -3। क्या ये क्लियर? तो ए डॉट बी की वैल्यू यहां पर आ जाएगी -3। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये निकालने का तरीका √1² प्लस 2² प्लस -3 का स्क्वायर। कितना रहा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए? √14। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी √-2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 4 + 1 5 + 1 6। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इसकी वैल्यू आ जाएगी √6। अब इसके बाद जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर लो। सो cos थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करूंगा तो यहां पर आ जाएगा ये वाला वैल्यू मतलब -3 डिवाइडेड बाय ये वाला वैल्यू मतलब √14 इंटू ये वाला वैल्यू मतलब √6। तो ये cos थीटा की वैल्यू। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू फर्दर -3 अपॉन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो, ये √14 को लिख सकते हैं √2 इंटू √7 और इसको क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √3। ऐसा ही होगा। तो ये √2 कितना बन जाएगा? 2 और √21, क्योंकि 7 3 का कितना हो जाएगा? 21। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स -3 अपॉन 2 √21। क्या ये सबको क्लियर हो गया? हटा दो फिर ये क्वेश्चन में, स्टार्ट करें एनसीईआरटी। हाँ, फिर उसको भी ऊपर वाले को भी रूट में लिखना पड़ेगा, जो भी जैसा भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। मैंने मन से लिया था कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। चलो एक और टॉपिक है प्रोजेक्शन का, जब आगे आएगा तब मैं उसको समझाऊंगा। अभी फिलहाल डॉट प्रोडक्ट समझते हैं। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लो और मुझे 1-2 क्वेश्चन का आंसर करो। पढ़ लो फिर मैं पूछता हूँ क्वेश्चन। आयुष ये बता, ये क्या गिवन है? हाँ, नहीं, क्या लिखा है? फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड्स। तो ये मैग्नीट्यूड है, किसका है? ए का, मतलब ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। 2 किसका मैग्नीट्यूड है? बी का, मतलब ये क्या गिवन है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और क्या फाइंड करना है? एंगल, मतलब क्या फाइंड करना है यहाँ पर? थीटा। समझ में आ गया? ओके, तो सेम फॉर्मूला यूज करो जो हमने यूज किया था, cos थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी। ए डॉट बी कितना हो गया? √6 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए √3 इंटू 2। तो ये √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2
अपॉन √3 इंटू √2 इंटू √2। समझ रहे हो मैं क्या लिख रहा हूं? कॉस थीटा। फिर उसके बाद ये टर्म्स कट जाएंगे, ये दोनों और ये दोनों कट जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2। 1/√2 कॉस में 45 डिग्री या π/4 पे आता है, तो कॉस कॉस कटेगा, थीटा इज इक्वल्स टू π/4। क्या ये आ गया सबका? हटा दूं फिर इसको मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो फिर। फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू। तो मैंने जो क्वेश्चन दिया ये बस वैसा ही क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करो जल्दी से। हाँ पीहू बताओ क्या रहा आंसर? नहीं बन रहा क्या ये वाला क्वेश्चन? थ्री प्लस 4 7 प्लस 3 डॉट प्रोडक्ट कितना 10 आ रहा है ना? √14 √14 14 10/14 5/7। हाँ सही है। क्या हुआ बताओ पीहू? तुमसे नहीं बन रहा है क्या? अरे तो स्कूल में नहीं, मैं जो बता रहा था इसको भी नहीं सुना क्या? तो मुझसे क्यों नहीं पूछो? लिखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, दिखाओ। ये है, क्या लिखा है ये थीटा के बाद? ऐसा नहीं करो, इसको पहले फॉर्मूला लिख देते, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू A.B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। ये फॉर्मूला है। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो कैसे निकलेगा? I माइनस 2J प्लस 3K। ठीक है, डॉट B क्या हो जाएगा? 3I माइनस 2J प्लस K। ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? √ओवर। बताओ कैसे निकलता है, करके दिखाओ मुझे, और डॉट प्रोडक्ट भी बताना मुझे कैसे। ऊपर डॉट प्रोडक्ट बताओ कैसे आएगा? आई और आई वाला मल्टीप्लाई होगा, तो आई डॉट आई 1 हो जाता है। 3 इंटू 1 मतलब कितना हो गया? 3। वैसे ही नेक्स्ट जे और जे। तो ये मुझसे पूछो ना क्या दिक्कत है? थर्ड वाला प्रोजेक्शन है ना? प्रोजेक्शन मैंने नहीं बताया तो वो बता रहा हूं, जल्दी करो उसको सिंप्लीफाई। ये हो गया बाकी सबका? हाँ अभी यहीं पर बैठ। सेकंड हो गया सबका? चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ना मैं प्रोजेक्शन समझा देता हूं, तो नोट करना, लिखना प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, या ये लिखो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। लिख लिया सबने ये? तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा जब भी आपको प्रोजेक्शन निकालना होगा किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलावा। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है समझना। मान लो यहां पर ये एक वेक्टर बी है और यहां पर एक वेक्टर ए है, ठीक है। अगर मान लो मैं यहां से लाइट डाल रहा हूं इस वेक्टर ए के ऊपर,
तो ये वेक्टर ए का जो शेडो बनेगा वो कैसा बनेगा, इस तरीके का बनेगा, इसी चीज को उसका प्रोजेक्शन कहते हैं। समझ में आ गया? अगर कोई दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो एक वेक्टर का दूसरे पे प्रोजेक्शन कैसा होगा, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। क्या ये क्लियर? चलो अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ सेम फॉर्मूले से। क्वेश्चन नंबर 3। हेलो, हाँ तो ये जीरो आया क्योंकि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आया तो फिर प्रोजेक्शन जीरो। तो आई डॉट आई ये कितना आ जाएगा 1 माइनस जे, और प्लस जे का क्या हो जाएगा -1 अपॉन जो भी आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। तो ये हो गया आपका वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी। अब फॉर्मूला लगा दो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अप्लाई करो और जल्दी बताओ क्या आ रहा है। और किसी को डाउट तो पूछो। तू समझ गया आयुष? पीहू कहीं कुछ अभी भी प्रॉब्लम तो पूछना है ना। चेक कर आंसर। 7 माइनस 3 प्लस 86। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व कर। हो गया? जिनका हो गया नेक्स्ट स्टार्ट करो। नेक्स्ट स्टार्ट करो जल्दी। हाँ पढ़ लिया ना क्वेश्चन लक्ष्य? क्या है बता। पढ़ेगा पहले क्वेश्चन, ठीक है? तो इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो शो करना है कि ये तीनों कैसे हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब इनका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए 1। तो चेक करो मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है कि नहीं तीनों का। ठीक है, फिर क्या चेक करना है कि ये तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0। समझ गए ना? तो चलो जल्दी से कंप्लीट करो इसका सॉल्यूशन, फास्ट फास्ट। हाँ बताओ क्या किया। 56 प्लस 7 कितना होता है 63। ये 4 और 56 होता है 60। केशिता सॉल्व करो, बातें नहीं। 1/7 का भी वैसे ही रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं इधर बता रहा हूं, समझ इधर पे ध्यान दो। अगर ये 1/7 परेशान कर रहा है तो उसको क्या कर सकते हैं, पहले इस पूरे को ऐसा लिख दो, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड के लिए हम ये लगा देते हैं, यहां पर भी ये लग जाएगा,
अब 1/7 सीधे मैग्नीट्यूड के बाहर आ जाएगा और सिर्फ आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे। क्या ये समझ में आ गया? अब इस वाले पार्ट का मैग्नीट्यूड कैसे लिया जाता है? रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। फिर सॉल्व कर लो। क्या ये क्लियर हो गया? अभिनव क्या सॉल्व कर रहा है? हाँ, हो जाता है ना? तो मैं पहले क्लास में नहीं लिखा क्या कभी भी? नहीं, कॉपी में। इररेशनल प्रूफ करना आता है? बीपीटी का थ्योरम स्टेटमेंट लर्न कर, ठीक है, और उसमें से ट्राई कर। मैं तेरे लिए कुछ सोचा हूं कैसे करना है, क्लास के बाद डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है? बन रहा है ना क्वेश्चन? किसी दो को परपेंडिकुलर प्रूव कर रहे, जैसे मैंने ए और बी ले लिया और बी और सी ले लिया, तो उससे तो ए सी भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है ना। जैसे मान ले ये दो वेक्टर है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना? तीसरा वेक्टर मान ले मैं कौन सा लूं, इसके परपेंडिकुलर, ऐसा भी ले सकता हूं, समझ रहे हैं ना? ये दो वेक्टर हो गए, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तीसरा मैं ये ले लिया जो इसके दो परपेंडिकुलर है लेकिन ये वाली लाइन के क्या हो गया, पैरेलल हो गया ना, तो ऐसा है। अभिनव फोन लाया है क्या? फोन नहीं यूज करता है? ओके, ठीक है। ये बन रहा है कि नहीं? तीनों यूनिट वेक्टर प्रूफ हो गया? डॉट प्रोडक्ट तीनों का जीरो आ रहा है? ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, तीनों जीरो आना चाहिए ना? ए डॉट बी इज इक्वल्स टू जीरो, बी डॉट सी इज इक्वल्स टू जीरो और सी डॉट ए भी आना चाहिए जीरो। व्यू हो गया? कहां पर फंसे हो बताओ? हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये स्टार्ट करें। देखो मैंने शायद, मुझे याद नहीं मैंने नोट में ये चीज लिखवाया है या नहीं, शायद लिखवाया है लेकिन ठीक से नहीं, तो उसमें एक अपडेट करवाता हूं। यहां पर हमने अलग अलग फॉर्मूले वगैरह नोट डाउन किए थे। इसमें अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल होते तो वाला फॉर्मूला कहाँ गया? ये वाला था ना? हाँ, ये वाला फॉर्मूला। तो इसी में एक नोट पॉइंट लिखना, जैसे अगर हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए लेते हैं, ठीक है, अगर किसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है,
तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए और ये भी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये एज अ प्रॉपर्टी यूज होगी नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना है इसको। ए डॉट ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान दो। यहां लिखा है a प्लस बी डॉट a माइनस बी। ठीक है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट आइडेंटिटी यहां पर लगा सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर a का स्क्वायर माइनस वेक्टर b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 8। अब वेक्टर a के स्क्वायर को हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का होल स्क्वायर, और वेक्टर b के स्क्वायर को लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब यहां पर आपको कुछ गिवन है। क्या गिवन है? ये गिवन है। अब इसको कैसे यूज करेंगे इस जगह पे, आप लोग सजेस्ट करो, क्या कैसे यूज करें उस चीज को। यहां पे एक की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 8 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ये हो जाएगा 8 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। अब सॉल्व करके बताओ मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू क्या आ रही है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू क्या आ रही है। अभी भी मुझे लगता है कि 50% बच्चे गलत आंसर बता सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। बोलना मत ना, आंसर जो भी आएगा कॉपी दिखाना मुझे उठा के, और सबकी कॉपी देखूंगा मैं। हाँ, लक्ष्य हो गया। हो गया केशिता? हाँ अंशिका दिखाओ, कॉपी दिखाओ। हाँ 8/63 आ रहा है। हाँ, तो होल रूट ये बोला तो सही है। तो 64 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। अब इसमें से इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 63 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। ये अपॉन में जाएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8/63। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रूट ओवर 8/63। समझ? ए के लिए 8 मल्टीप्लाई कर दो उसमें, दैट्स इट। मैं क्यों बोल रहा था पता है, कई बच्चे यहां पर लिख के छोड़ देते हैं, और बहुत से बच्चे अगर ऐसे इजी क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं ना तो हड़बड़ी में गलत वाले ऑप्शन को टिक करके फिर चले जाते हैं। तो मेक श्योर करना ऐसी गलतियां मत करो तुम लोग। हटा दो फिर इसको। मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स रूट ओवर 8/63 ये आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी सिमिलर मेथड से बनेगा। देखो कैसे बनेगा, जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में हम मल्टीप्लाई करते हैं ना टर्म्स को, वैसे ही मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो 6 वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए ये बन जाएगा। ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा, +21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। फिर ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो -10 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। फिर उसके बाद ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो -35 वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब इस क्वेश्चन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बता दूं, वो ये आपको ये बताना कि ए डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। वैसे ही इसे हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। और एक और ऑब्जेक्टिव है ये बताना कि ये दोनों एक ही होते हैं।
ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होते हैं, सेम, कम्यूटेटिव होता है। इसका मतलब 21 ए डॉट बी और -10 ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं -11 नहीं +11 ए डॉट बी, ऐसा लिखा जा सकता है। समझ गए सभी? Yes, sir. ये होगा फाइनल आंसर। एक बार चेक कर लो। और कुछ नहीं कर सकते इसके साथ, क्योंकि और कोई वैल्यू ही गिवन नहीं है। हटा दूं क्या फिर इस क्वेश्चन को मैं? Yes, sir. चलो नेक्स्ट, आंसर भी वही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करो एक बार। Find the magnitude of two vectors, vector A and vector B, having same magnitude and such that the angle between them is 60 degree and their scalar product is 1/2। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीजें गिवन है? आपको ये गिवन है, आपको पहले फाइंड क्या करना है, आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। दिस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फिर क्या लिखा है, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड का मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल। एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। इसका मतलब थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है बताओ, स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। तो ए डॉट बी आपको कितना गिवन है यहाँ पर, 1/2। समझ गए? तो अब ये सारी चीजें किस फॉर्मूले में आती है, ए डॉट बी का फॉर्मूला पुट करो, निकाल लो आंसर। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी की जगह पे 1/2, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह पे आ जाएगा 60। ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और इधर भी 1/2, ये कटेगा तो ये आ जाएगा 1। 1 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो ये मेरा क्वेश्चन है। अगर आपको 4 ऑप्शन दिए रहे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू +1 -1 +1 -1, नन ऑफ दीज, तो कौन सा लोगे, 1 वाला कि ये वाला कि ये वाला कि नन ऑफ दीज वाला? सिर्फ +1, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। एक नोट पॉइंट है, समझ रहे हो ना? तो इतने आसान से क्वेश्चन में भी एमसीक्यू में आपको गलत करवा सकता है, ऐसा क्वेश्चन ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ट्राई करो इस क्वेश्चन को। नहीं समझ में आया? अच्छा, ये बनेगा कि नहीं एक बार बताओ तो। बन जाएगा तुम लोगों से? ट्राई करो इस क्वेश्चन को एक बार। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है अभिनव? थर्ड में पहले ये फिगर देख कहाँ पर है, 6.18 ये वाला है ना? इसमें LM और CB क्या है, पैरेलल है। तो ये LM और CB क्या है, पैरेलल है। तो जब भी किसी ट्रायंगल में ऐसे दो साइड पैरेलल होते हैं ना, तो उसमें क्या लगता है, BPT। तो BPT से AM और MB इसके इक्वल होगा AL और LC के। तो वो लिख ले, AM अपॉन ये वाला AM अपॉन MB इक्वल टू AL अपॉन LC। समझ गया? और उसे इक्वेशन नंबर 1 दे देना और फिर नीचे वाले ट्रायंगल को यूज करना। गुड। सॉल्व किया क्या, आया आंसर? फिर दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वेट करना। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 12। अब यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x का स्क्वायर एज इट इज, और ये वेक्टर a कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये -1 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, +1। तो ये कितना हो गया, 13। और ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x का होल स्क्वायर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x की वैल्यू कितनी आ रही है, √30। क्या ये सभी का आ गया? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो आप।
यहां पर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तीन वेक्टर्स लिखे हैं और बोल रहा है सच दैट ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप सिर्फ क्वेश्चन को समझो, अगर समझ गए तो अच्छी बात है, फिर भी सुन लो मेरी बात, ठीक है। सबसे पहले आप निकाल लोगे वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी की वैल्यू, और वो कैसे निकलेगी? तो वेक्टर ए आपको दिया हुआ है यहां पर 2y प्लस 2j प्लस 3k, ये दिया हुआ है, प्लस लैम्डा वेक्टर बी की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस आई प्लस 2j प्लस के। क्या ये समझ गए? यहां पर मैंने दोनों वैल्यू डाल दी। अब इसके बाद क्या करो, ये वाले लैम्डा को तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के कैप, ऐसा ही होगा। और ये वाला टर्म एज इट इज रहने दो, बस खाली ब्रैकेट खोल दो। अब क्या करना है, ये वाला आई वाला टर्म और ये वाला आई वाला टर्म, दोनों में से आई कैप को निकाल लो कॉमन, क्या बचेगा बताओ? 2 माइनस लैम्डा। वैसे ही इन दोनों में से भी जे कैप को निकाल लो कॉमन, क्या बच जाएगा बताओ? 2 प्लस 2 लैम्डा। फिर तीसरे वाले में से क्या कॉमन निकलेगा? 3 प्लस लैम्डा के कैप निकलेगा और अंदर में बच जाएगा 3 प्लस लैम्डा। ये पूरी वैल्यू हमें किसकी मिल गई है? ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी की। क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई? तुम लोग छापने पे ध्यान दे रहे हो तो समझ तो रहे हो ना? हाँ, अभी इसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? ये किसके परपेंडिकुलर है? सी के। तो वेक्टर सी कौन सा है? क्या है वेक्टर सी? 3i कैप प्लस जे कैप, यही है। तो इसके अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी डॉट सी इज इक्वल्स टू 0। और डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है? ये और ये मल्टीप्लाई होगा और ये किससे मल्टीप्लाई होगा? इसका कोफिशिएंट जो कि क्या है 1, उसको करके फिर इक्वल टू 0 करके लैम्डा निकालो। चलो सॉल्व करो जल्दी से। अभिनव तेरा बना वो?
हाँ चलो, ये बन गया क्या? तो यहां पर क्या लिखा? वेक्टर ए वेक्टर बी, ये पूरा आपको गिवन है। ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और आपको क्या बोल रहे हैं? शो करना है बोल रहे हैं क्या? शो करना है कि ये परपेंडिकुलर है। तो ये शो करने के लिए पहले तो हम ये वाले वेक्टर, किसका किसका ये हो गया पहले ये बता दो मुझे, किसी का नहीं हुआ है। तो ये फर्स्ट वाला वेक्टर और सेकंड वाला वेक्टर दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है उसको हमको क्या प्रूव करना होगा? 0। तो हमने ये दोनों वेक्टर लिख दिया, दोनों के बीच में क्या लगा दिया? डॉट। अब क्या करो? मल्टीप्लाई करो, ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी इस टर्म के साथ, ठीक है? ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा ना। तो बताओ क्या बनेगी टर्म? लिखो पूरा एक एक करके क्या बनेगी टर्म्स। यहां तक किया था ना तूने? फिर हाँ, हो तो गया ना प्रूफ। हाँ बताओ क्या बन रही है टर्म्स यहां पर? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये क्या बन जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। और ये बी डॉट बी मतलब क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? फिर ये टर्म मल्टीप्लाई होगी इस वाली टर्म के साथ, तो आपको 4 टर्म्स मिलेंगी और वो नेगेटिव होंगी। बताओ क्या क्या आएंगी वाली टर्म्स? क्या क्या टर्म्स आएंगी यहां पर? देखो पहले तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है? हाँ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, फिर क्या आ जाएगा? ए डॉट बी, यही होगी ना टर्म। फिर ये वाली दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। मैं कुछ मिस कर रहा हूं क्या? नहीं, ठीक तो है ना यार? एक चीज मैंने कुछ तो भी गड़बड़ किया क्या यहां पर ना? ये सिर्फ b का स्क्वायर होना चाहिए, मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर लिख दिया, बट अल्टीमेटली नेक्स्ट स्टेप में भी वही आता, ठीक है? तो मैंने वो डायरेक्ट कर दिया, समझ गए ना? हाँ, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बताओ क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए डॉट बी, ऐसे ही आएगा। लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? फिर उसके बाद ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी इस टर्म के साथ, तो लास्ट टर्म क्या बन जाएगी? अच्छा, ये वाली टर्म क्या बन रही है? पॉजिटिव। और लास्ट वाली टर्म क्या बन जाएगी? नेगेटिव। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। चेक करो ये हो गया क्या सबका? ये 4 टर्म्स आई। अब अगर ऑब्जर्व करोगे तो फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी क्योंकि दोनों सेम है, और पॉजिटिव नेगेटिव है, और बीच वाली दोनों टर्म जीरो कट जाएगी, तो दैट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 0। दैट्स इट। क्या ये समझ में आ गया सबको? ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ, एक सेकेंड ना, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ो और बताओ क्या होना चाहिए आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? a डॉट ए क्या है? 0। a डॉट बी क्या है? 0। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट वेक्टर b? तो समझना, a डॉट ए का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, और इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a क्या है? 0। और a डॉट b की वैल्यू क्या होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से। वो एमसीक्यू के लायक क्वेश्चन है जो आपको फंसा सकता है। तो अगर कभी भी कोई दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो उसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला, या तो वेक्टर ए एक नल वेक्टर हो, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 0 हो, या तो वेक्टर बी एक नल वेक्टर हो, या फिर cos थीटा 0। cos थीटा कब 0 होगा? जब थीटा क्या होगा? 90, मतलब दोनों वेक्टर क्या होंगे? परपेंडिकुलर।
तो अगर आपको ये पता है कि ये वाला वेक्टर जो है वो नल वेक्टर है, मतलब उसकी वैल्यू क्या है, 0, तो वेक्टर बी के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, वो कोई भी वेक्टर हो सकता है, वो नल भी हो सकता है, वो नॉन नल मैक वेक्टर्स भी हो सकता है। समझ गए ना? दैट्स इट। तो बस इतना ही आज की क्लास में, यही स्टॉप करते हैं, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे फिर उसको। अजय सर को बोल देना तो यही लेने के लिए। क्यों? तो यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है। सर यही ले लो, ठीक है।